The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country. We need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. Extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. August 2025 नेपाल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अब से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में रन करने के लिए एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इसका रीजन उन्होंने दिया कि ऐसा करना इसीलिए जरूरी है ताकि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी डिफाइन हो सके। रजिस्ट्रेशन से मतलब है उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ नेपाल में एप्लीकेशन देना होगा और उनकी नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा, जिसके तहत उन्होंने एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट प्लेटफॉर्म नेपाल में भी अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो कंटेंट मॉडरेशन, यूजर प्रोटेक्शन, कंप्लेंट हैंडलिंग और नेपाली लॉज के साथ कॉम्प्लायंस कर सके। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना है कि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर क्राइम फैलने का खतरा रहता है। यूजर्स फेक आईडी क्रिएट करके हेट स्पीच, फेक न्यूज और फ्रॉड्स कमिट करते हैं और वो बिना किसी ओवरसाइट के ऑपरेट करते हैं। उन्होंने इस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 7 दिन का समय दिया। नेपाल की गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो प्लेटफॉर्म नेपाल के अंदर पूरी तरह से बैन हो जाएगा। नेपाल की गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन रखी थी 4th of September। कंपनीज लाइक टिकटॉक, वाइबर एंड पोपोलाइव ने रजिस्ट्रेशन टाइमली कर लिया था और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी नेपाल में अपॉइंट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, अल्फाबेट, एक्स, यूट्यूब, रेडिट एंड लिंक्डइन, इन सब ने इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इग्नोर किया। उन्होंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहां की गवर्नमेंट ने इन प्लेटफॉर्म्स को लगातार लेटर्स लिखे, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, रजिस्ट्रेशन रिमाइंडर्स भेजे, मगर उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और आखिर में नेपाल की गवर्नमेंट ने उन सभी प्लेटफॉर्म्स को 4th of September को वहां पर कंप्लीटली बैन कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने इन प्लेटफॉर्म्स को बैन तो कर दिया था, मगर अब इसका नेपाल की पॉपुलेशन और वहां के इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। इस बैन ने नेपाल के पूरे आईटी सिस्टम को हिला कर रख दिया। नेपाल में जो लोग डिजिटल इनोवेशन, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए डॉलर्स में अर्न करते थे, उनकी इनकम अपॉर्चुनिटीज रिस्क पर आ चुकी थी। बहुत सारे एसएमईज, स्टार्टअप्स और डिजिटल बिजनेसेस सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज के जरिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड थे। नेपाल की गवर्नमेंट ने हजारों लोगों के लाइवलीहुड को खतरे में डाल दिया था, जिससे बहुत सारे लोग ड्रेस्टिकली अनएम्प्लॉयड सिचुएशन में आ चुके थे। लोग ये तक कह रहे थे कि ये एक यूनिलेटरल एनफोर्समेंट है जो कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की टेंडेंसी को शो करता है, कर्टेलिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिटीजन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पब्लिक डिबेट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और माइनॉरिटीज की वॉइस को रेज करने के लिए एक तरह से मेजर हब का काम करते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से नेपाल की गवर्नमेंट वहां के लोगों को आपस में ओपिनियंस शेयर करने, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने और उनके राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोक रही थी। वहां के लोग पहले से ही अपने अंदर पुअर गवर्नेंस, करप्शन और बैड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से काफी लंबे टाइम से फ्रस्ट्रेशन लेकर जी रहे थे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 2024 में 16 से 24 साल के युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.8% था। नेपाल की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा रेमिटेंसेस पर टिका है, जो जीडीपी का करीब 33.1% है। रेमिटेंसेस का मतलब है कि जब कोई फैमिली मेंबर किसी दूसरी कंट्री में काम करता है और वहां से पैसे कमाकर अपनी फैमिली को वापस मनी ट्रांसफर करता है तो उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। फाइनली गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठा लिया था जो इन सब फ्रस्ट्रेशंस का एक ट्रिगर पॉइंट बनने वाला था। 8th of September 2025 सुबह करीब 9 बजे नेपाल के लोग अपने हाथों में बैनर्स, प्लकार्ड्स और बुक्स लेकर के प्रोटेस्ट के लिए मैतीघर की ओर चल देते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो 16 से 30 की एज ग्रुप के थे, जिनको आज के टाइम में लोग जेन जी के नाम से जानते हैं। सालों से चलती आ रही फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ता है। मैतीघर मंडल से लेकर संसद भवन तक हर जगह सिर्फ स्लोगन्स गूंज रहे थे। हजारों लाखों स्टूडेंट्स नेपाल की सड़कों पर उतर आए थे, कोई किताबें लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था तो कोई बैनर्स लेकर। अभी तक ये प्रोटेस्ट सिर्फ बैन के लिए ही चल रहा था, लेकिन अचानक नेपो किड्स नाम का एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, ये शब्द बना था पॉलिटिशियंस और बड़े नेताओं के बच्चों को टारगेट करने के लिए, जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी लेविश लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहे थे। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स, ऐसी चीजें जो एक रेगुलर नेपाली अफोर्ड तक नहीं कर सकता। नेपाली यूथ जिनके पास नौकरी नहीं है, जो रेमिटेंसेस पर डिपेंड रहते हैं, उनकी स्ट्रगल और इन नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट
देखकर लोगों का ब्लड बॉयल होने लगता है। एक वायरल स्लोगन है जो नेपाल के लोगों ने काफी ज्यादा यूज किया, लीडर्स चिल्ड्रन कम होम फ्रॉम अब्रोड विद गुची बैग्स व्हाइल द पीपल्स चिल्ड्रन लाई इन द कॉफिन। जिसका मतलब है कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुची बैग्स यानी ब्रांडेड बैग्स और कपड़े लेकर के आते हैं, जबकि आम जनता के बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लाइफस्टाइल और अनफेयर सिचुएशंस के चलते ताबूत में पड़े रहते हैं। सरकार के करप्शन और इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी निशानी अब उनके अपने बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल बन गई थी। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। प्रोटेस्टर्स वायलेंट होने लगते हैं और नेपाल की पार्लियामेंट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने लगते हैं, जिसको देखते हुए वहां की लोकल पुलिस टीयर गैस और वाटर कैनन्स का यूज करने लगती है। लेकिन भीड़ पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और एंड में उन्होंने लाइव फायरिंग का यूज किया, जिससे करीब 19 लोगों की जान चली जाती है और करीब 350 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वाली जगहों पर कर्फ्यू लगाया, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर गोली चलाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। इस एक्शन ने लोगों को और ज्यादा उकसा दिया था। शाम तक गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन हटा लेती है और वहां के होम मिनिस्टर रमेश लेखक रिजाइन दे देते हैं और काठमांडू, वीरगंज, बैरवा, बुटवल, पोखरा, इटरी और दमिक सहित कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन तब तक सरकार बहुत देर कर चुकी थी। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था, बल्कि अब लोग सरकार को पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वायलेंट और खून खराबे वाला एक्शन लिया था जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्रोटेस्टर्स ने सफल वर्कर्स नाम से एक स्ट्रीट कमेटी बनाई, जिसने सरकार गिराने, संसद भंग करने और जनता को हथियार देने जैसी मांगे रखी। अब दिन आता है 9 सितंबर। प्रोटेस्टर्स ने कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे सुप्रीम कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ नेपाल, प्रेसिडेंट रेजिडेंस हाउस, पीएम रेजिडेंस हाउस, इन सब में आग लगा दी। इसके अलावा वहां के संसद भवन में भी आग लगा दी गई। यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ा फोड़ा जाता है और पार्टी झंडे जलाए जाते हैं। सिचुएशन को देखते हुए नेपाली आर्मी के कमांडर अशोक राज सिकदेल वापस से पीस मेंटेन करने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन देने की सलाह देते हैं, जिसके बाद ओली अपने कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के मंत्रियों को रिजाइन न देने का ऑर्डर देकर खुद रिजाइन देकर शिवपुरी में स्थित आर्मी की बैरक में चले जाते हैं, ताकि वहां वो अपने आप को सेव कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल अब अपने इस किए के अंजाम से काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि ऐसे ही टाइम में लीडर्स की मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे नेताओं को बचाकर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने तब तक एयरपोर्ट भी घेर लिया था, ताकि नेता लोग भाग न सकें। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और कुछ फ्लाइट्स को पोखरा की ओर टर्न कर दिया गया। जेंजी ने मीडिया हाउसेस को भी नहीं छोड़ा और कई सारे मीडिया हाउसेस में भी आग लगा दी। नेताओं को तो निशाना बनाया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ उनकी फैमिलीज को भी पब्लिक के द्वारा निशाना बनाया जाता है। वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर झलनाथ खनाल का घर जला दिया जाता है, जिससे उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह घायल हो जाती हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा वहां के उप प्रधानमंत्री प्रकाश मानसिंह का घर और गाड़ी जला दी जाती है। एक मंत्री की वीडियो ऐसी सामने निकल के आई जिसमें पब्लिक उनको लात मारकर गिरा देती है। प्रोटेस्टर्स ने वहां की जेलों और पुलिस स्टेशंस को भी निशाना बनाया। उन्होंने वहां की जेलों में आग लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां की जेलों से 24 घंटे के अंदर अंदर करीब 13,800 कैदी भाग निकले। वहां की एक जेल है पाके जेल, जिसमें आग लगने के बाद कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उनको पकड़ने के लिए वहां गोलियां चलाई जाती हैं और उसी बीच 5 कैदियों को गोली लग जाती है। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन देखकर पूरे देश में एक अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन हो जाती है, जिसके बाद सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहां की आर्मी रात 10 बजे अनाउंस करती है कि पीएम की रिजाइन देने के बाद अब वो खुद कंट्री में कानून व्यवस्था संभालेगी, जिसके बाद वो प्रोटेस्ट के हॉटस्पॉट एरियाज में पेट्रोलिंग करने लग जाती है। अब सीन में आर्मी के आने के बाद 10 सितंबर को माहौल थोड़ा शांत होने लगता है और आर्मी चीफ सिकदेल प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि इस मामले को यहीं शांति से बातचीत करके सुलझाया जाए। 10 सितंबर को प्रोटेस्टर्स ऑनलाइन वोटिंग के जरिए सुशील कार्की को इंटरिम लीडर चुनते हैं। कई सारी जगहों पर प्रोटेस्टर्स अब भी गवर्नमेंट ऑफिसेज को और नेताओं के घरों को आग लगा रहे थे, लेकिन दोपहर तक माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट ने नेपाल में एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है। इन प्रोटेस्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ट्रिगर था, लेकिन असली वजह थी सालों से चलती आ रही करप्शन, बेरोजगारी और लीडर्स के बच्चों की दिखावटी जिंदगी। गोलियां चली, आंसू गैस और कर्फ्यू लगे, लेकिन लोगों की आवाज दब नहीं पाई। किसी भी कंट्री में असली ताकत उसके सिटीजन्स की होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता की यूनिटी अगर एक बार जाग जाए तो बदलाव रोकना मुश्किल हो जाता है।